सरफेस टेंशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। वैसे तो सॉलिड की भी सरफेस टेंशन रहती है, लेकिन हम उसको डिफाइन ही नहीं करते, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सॉलिड का जो सरफेस है बहुत हार्ड है ना। तो लिक्विड के लिए हम इसको बोलते हैं जनरली, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। फिर आगे बढ़ते हैं, अब लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मैं कुछ इसमें वीडियोस आप लोगों को दिखा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वीडियो की जगह मैं कुछ स्क्रीन शेयर में ले रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को, है ना, जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। आप लोग देखो यहाँ पे, आपको दिख रहा है ना ये सरफेस टेंशन, जिसमें अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, फिर लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल फिर सरफेस पे आते हैं, कुछ और स्ट्रेंज फिनोमेना। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये? यस सर। क्या है इसमें बताओ, इसमें इस डायग्राम में क्या है? सरफेस टेंशन नहीं, पानी के सरफेस में वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन गीले नहीं हो रहे, लेकिन चल लेते, जैसे अपन ग्राउंड पे चलते वो पानी के सरफेस पे चल लेते हैं ना। और पानी का जो ऊपर का सरफेस है वो थोड़ा अलग तरह का बिहेवियर है यहाँ पे उसका। एंड वन मोर, वाटर ड्रॉपलेट पे अगर देखोगे आप, तो सरफेस पे जो ड्रॉप्स होती है उनमें नेट फोर्स अंदर की तरफ लगता है, और अंदर पे जो ड्रॉप्स, अंदर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे नेट फोर्स 0 है। एंड मोर डायग्राम, ये थोड़ा और क्लियरिटी पे है, बहुत सारे डायग्राम अपन देख रहे हैं। ये सरफेस टेंशन, ये देखो एक बॉल को यहाँ पे वायंट फोर्स नहीं लग रहा बेटा, इस पे वायंट फोर्स नहीं है। जैसे नीडल को अगर आप बहुत जेंटली प्लेस करोगे तो वाटर सरफेस पे या किसी लिक्विड के सरफेस पे वो बैलेंस रहेगी। यहाँ पे नीडल डूब नहीं रही, मतलब वायंट फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो तो डूबेगा तब लगेगा वायंट फोर्स लिक्विड का, यहाँ पे डूब नहीं रहा है, यहाँ पे लिक्विड उसको गीला नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, बैलेंस है वहां पे। हाँ, लिक्विड का सरफेस जरूर इसमें नीचे तक गया है ना। फिर सम मोर डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, और ज्यादा क्लियरिटी से दिख रहा है ये डायग्राम, है ना, दिख रहा है, ज्यादा क्लियरिटी से दिख रहा है। हेलो, है ना, जो वाटर स्ट्राइड्स हैं कैन वॉक ऑन द वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, रीजन दिया हुआ। एक कॉइन को आपने पानी पे डुबोया और फिर बाहर निकालोगे तो देखो पानी का जो शेप बनता है वो कैसा बन रहा है, इस तरह से, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। एंड हम लोग जो डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं उसमें सरफेस टेंशन का रोल आता है सर। हाँ, इस पे देखना, एक जो लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जो हेक्सागोन बन रहा है वहां पे जो सेंट्रल वाला मॉलिक्यूल, उस पे नेट फोर्स 0 है, जो पानी के अंदर है ना, उस पे नेट फोर्स 0 है। लेकिन जो सरफेस पे आ रहे हैं, एयर बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उस पे देखो, एयर बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एयर बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल है उस पे रिजल्टेंट फोर्स इनटू द इनर फेस, अंदर की तरफ लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, उस पे रिजल्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इनसाइड द सरफेस, इनर फेस, है ना। जबकि अंदर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है और उस पे नेट फोर्स 0 है। लेकिन जो सरफेस पे आ रहे हैं तो उस पे नेट इंटरनल फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे देखो लिखा हुआ है कि हायर एनर्जी बाउंड्री मॉलिक्यूल्स, मतलब सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी ज्यादा है। एंड दिस इज द डायग्राम जिसपे कोई क्लॉथ है और उसमें पानी की ड्रॉप पड़ी हुई, लेकिन वो क्लॉथ को गीला नहीं कर रही है। तो जो हम लोग बरसाती वगैरह पहनते हैं ना, है ना, उस पे देखना पानी की बूंदें अंदर नहीं भिजती, अंदर तक नहीं जाती। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये सरफेस टेंशन है ना। ये एक नीडल देखो, यहाँ पे नीडल को पानी पे बहुत जेंटली आपने प्लेस किया है, तो वो सरफेस पे डूब नहीं रही है, वो बैलेंस हुई है सरफेस टेंशन के कारण। एंड वन मोर डायग्राम, इसमें कैपिलरी राइज हो रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही ना, बोलना। नहीं, जब भी सरफेस टेंशन बोला तो। हाँ बोल, अभी कुछ बोल रहा है क्या तू? नहीं हाँ, ये डायग्राम ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर इमेजिन करो अभी, है ना, इसमें थोड़ा सा, इसलिए मैं ये डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे सरफेस टेंशन।
ये वाले देखो, एक ग्रेप वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा है, बॉल गीली नहीं हो रही लेकिन बैलेंस हो रही ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो नेट इनवर्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो सरफेस पे बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी समझ गए ये पूरा? ये नीडल वाला डायग्राम देखो, बहुत जेंटली प्लेस कियो तो उसमें बिल्कुल रखा हुआ है ये, मतलब गीला भी नहीं हो रहा लेकिन बैलेंस है ये, है ना। सो ऑल दीज फिनोमेना, ये जितनी भी फिनोमेना है ये सब किसके कारण, यहाँ पे सरफेस टेंशंस के कारण है। ये वाले डायग्राम, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी है सरफेस टेंशन की, अपन अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ इनको कि क्या है ये डायग्राम। वाटर स्ट्राइड कैन वॉक ऑन द वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, है ना। तो ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके हम वापस आते हैं अपने। ये समझ गए अभी, सरफेस टेंशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो मैंने कुछ डायग्राम आप लोगों को दिखाया था इस पे। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब ये प्रॉपर्टी है क्या लिक्विड की, कि द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, behave like stretched membrane। membrane समझते हो कि नहीं? The free surface of liquid behave like stretched membrane। membrane समझते हो किसको बोलते हैं? membrane किसको बोलते हैं? membrane सर एक थीन लेयर, हाँ थीन लेयर जो रहती है। हाँ, जो थिन लेयर होती है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं अपन, है ना। जैसे मेरे पास ये बॉल है, ये ये जो थिन लेयर है इसकी, दिस इज द मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक। तो जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है ना, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है। या जैसे मान लो इसको आप ड्रॉप इमेजिन कर रहे हो, तो ये जो ऊपर का सरफेस, फ्री सरफेस, ये एक मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा ये बिहेव करता है, ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड is behave like stretched membrane, and this property is called the surface tension। the free surface of liquid behave like stretched membrane, first point। and जो शेप होता है लिक्विड ड्रॉप का, लिक्विड ड्रॉप्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकली देखे अपन ने? कोई और शेप देखे हो क्या, कि रेक्टेंगुलर हो गया हो, या क्यूबॉइडल शेप हो गया हो, या सिलेंड्रिकल शेप हो गया हो? तो जो शेप होता है ड्रॉप्स का वो स्फेरिकली क्यों होता है? Shape of liquid drop is always spherical। Shape of liquid drop is spherical। spherical shape ही बनता है इसका, ठीक है। तीसरा कुछ और फैक्ट मैं दिख रहा हूँ, जैसे आप पेंट करते होगे अगर मान लो, तो जो पेंट ब्रश होता है, जब आप उसको पेंट में डुबोते हो और बाहर निकालते हो तो उसमें पॉइंट बन जाते, पॉइंटर बन जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मतलब जो ब्रशल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। That is due to surface tensions। Bristles of brush of paint is stick together। Rise of water column in capillary। ये सभी जो रीजंस हैं ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड रीजंस हैं, है ना। ये जो रीजंस है ना, ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड रीजंस है। पत्तियों पे जब पानी की बूंद पड़ती तो पत्तियों पे नहीं चिपकती है ना। तो ये सभी रीजन सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। तो जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, इट बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, इट बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है,
जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, फ्री सरफेस कौन सा वाला फ्री सरफेस, एकदम टॉप लेयर वाला जो है, ये जो टॉप लेयर है इसकी, ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है। ये लिक्विड है मान लो, तो दिस इज दियर फ्री सरफेस, जो एयर के कांटेक्ट पे, इधर पे एयर है, इधर पे लिक्विड है, तो जो एयर के कांटेक्ट पे जो लेयर होती है ये बिहेव लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, दिस लेयर इज बिहेव लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर की टॉप लेयर जो दिखती है आपको, ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है लिक्विड की, ठीक है। एंड मैंने लिखा था यहाँ पे कैपलरी वाला कि अगर मान लो लिक्विड पे एक स्मॉल ट्यूब को आप डुबो दोगे, एक ट्यूब है ऑफ स्मॉल रेडियस, ये सपोज कैपलरी है, तो इस पे कैपलरी में लिक्विड कुछ हाइट तक राइज कर जाता है, तो इट इज कैपलरी राइज हम इसको बोलते हैं। एक फिनोमेना ये, मान लो आपने यहाँ पे कोई वायर की फ्रेम आपने लिया और इस वायर की फ्रेम पे आपने लिक्विड फिल्म बना दिया ऐसे, दिस इज लिक्विड फिल्म ऑन अ फ्रेम, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग की लूप को मैंने ऐसी रख दिया, दिस इज स्ट्रिंग लूप, और अगर मैं इस स्ट्रिंग लूप को यहाँ पे पंक्चर कर दूं बीच में से, तो यहाँ की फिल्म टूट जाएगी और इसका शेप कैसा हो जाएगा, इफ पंक्चर्ड, इफ फिल्म इज पंक्चर्ड, अगर यहां से हम इसको पंक्चर कर दें तो इसका जो शेप आएगा ये कैसा शेप बना लेगा, यहाँ पे फिल्म इज पंक्चर्ड, देन जो शेप है यहाँ पे ये इस तरह से सर्कुलर शेप इसका बन जाएगा फिर, और जो लिक्विड फिल्म है वो ऐसी रहेगी और यहाँ पे जो शेप क्रिएट हो जाएगा ये ऐसा सर्कुलर शेप क्रिएट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ फिनोमेना है जो किससे रिलेटेड है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड फिनोमेना है। बट व्हाट इज सरफेस टेंशन, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं इसकी थ्योरी पे, मॉलिक्यूलर थ्योरी की, भाई सरफेस टेंशन का रीजन क्या है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये समझ गए, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी इस पे। सर 4 पॉइंट क्या है? राइज ऑफ वाटर कॉलम इन कैपलरी, राइज ऑफ लास्ट वाला एग्जाम फिर से बताइए। कौन सा वाला बेटा? लास्ट वाला। लास्ट वाला ये है कि आपने लिक्विड कोई फ्रेम लिया आपने वायर का, है ना, उसमें लिक्विड फिल्म बना लिए और उसमें एक स्ट्रिंग की लूप को डाल दिया आपने, और बीच से अगर पंक्चर करोगे तो उसका शेप बिल्कुल वैसे ही रहेगा कि वो सर्कुलर शेप बन जाएगा वहां पे। हेलो सर एक कार्डबोर्ड के ऊपर पानी बिछा के रखा है क्या? नहीं, कार्डबोर्ड के ऊपर नहीं, वायर का फ्रेम बना लो, वायर का फ्रेम। हाँ 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 सर। और फिर उसको बीच में से पंक्चर कर दो, तो उसका शेप कैसा बनेगा? स्फेरिकल आ जाएगा। हाँ, स्फेरिकल शेप बनेगा। लुक एट हियर, ये देखो यहाँ पे, ये सोप सॉल्यूशन में उसको डुबोए, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये ऐसी फिल्म बन गई, ठीक है। यस सर। ओके, अभी एक ये धागे की लूप को अंदर डुबो दिया ऐसा, उसी के अंदर है ये ऐसा। अभी बीच में से पंक्चर किए उसको, है ना, बीच में से पंक्चर करोगे, उसका शेप कैसा बन गया उसका? स्फेरिकल। स्फेरिकल, ये स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर शेप है, फिल्म है वो, फिल्म है वहां पे, फ्रेम, ठीक है। तो इसमें जो सोप फिल्म है इसमें दो फ्री सरफेस है। हाँ बोलो, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गए। नहीं समझा सर। नहीं समझा?
वन मोर टाइम, स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये देखना इस पे। हाँ, ये उसने सोप फिल्म बनाया एक फ्रेम पे, दिख रहा है? हेलो। Yes. अब ये एक वायर, एक स्ट्रिंग की लूप अंदर डाल दी है उसमें ऐसा। अभी देखना बीच में से वो पंक्चर कर देगा, ये पंक्चर किया, उसका जो शेप है अंदर कैसा हो गया, वो फैल के सर्कुलर शेप बन गया। हेलो, अरे बन गया कि नहीं? Yes, sir. जो छोटे बच्चों वाले जो बबल शूटर आते हैं ना, उसमें बढ़िया फिल्म बनती है उसमें, तो आप घर में बना सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, देख सकते हो ऐसा, ये ऑब्जर्वेशन आप इसके। ठीक है, ओके, देखिए। हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहे हो? सर लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है वो किसी भी कंडीशन में हमेशा स्फेरिकल रहेगा, कहीं भी? स्फेरिकल रहेगा। अगर ज्यादा बड़ी ड्रॉप है तो थोड़ा बल्ज बनेगा, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं आएगा, लेकिन छोटी ड्रॉप है तो उसका शेप स्फेरिकल बनेगा। और कभी सोचा ऐसा कि जो प्लैनेट्स हैं उनका शेप स्फेरिकल ही क्यों है भाई? क्यूबॉइडल क्यों नहीं हो गया, क्यूब जैसा क्यों नहीं हो गया, सिलेंड्रिकल जैसा क्यों नहीं हो गया? इनका शेप स्फेरिकल क्यों बने हैं, है ना? चाहे वो हेवनली बॉडीज हो चाहे छोटी बॉडीज हो, तो इनके शेप स्फेरिकल ही क्यों बने हैं? कभी सोचा इनके बारे में? सर आप बता दो। ठीक है, अभी मैं तो बताने वाला हूँ, अभी खुद तुम लोग आंसर दोगे कि हाँ इसके कारण इसका शेप स्फेरिकल होता है। ड्रॉपर से पानी की बूंदों को डालना, फिर देखना उसका शेप को ऑब्जर्व करना, है ना? जब हवा में रहेंगी तो स्फेरिकल शेप रहेगा उनका। हाँ, लेकिन जैसे पानी पत्तियों पे डालोगे तो फिर वो स्फेरिकल बन जाएगा। ज्यादा बड़ी ड्रॉप हो गई तो फिर शेप बल्ज होगा थोड़ा सा, बट अगर स्मॉल ड्रॉप है तो वो स्फेरिकल शेप की बनेगी, है ना? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं अभी? सर वो कैपिलरी में कैसे हेल्प करता है? कैपिलरी में कैसे राइज होता है अभी अपन आएंगे ना डिस्कशन में, मत परेशान हो। कि ये अभी मैंने ये बताया कि ये किसके कारण, ये जो फिनोमेना दिख रही है आपको, ये सरफेस टेंशन के कारण दिख रही है इसलिए। ठीक है, अब हम इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी पे आते हैं और ये सब एक्सप्लेनेशन में आएगा, नहीं परेशान नहीं होना, एक्सप्लेनेशन करेंगे ना अपन इसका। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो जो लिक्विड की ये जो फ्री सरफेस आपको दिख रही है यहाँ पर, कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब सरफेस टेंशन सिर्फ यहाँ पे है, ये ऊपर की फ्री सरफेस पे, अंदर नहीं है सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन आपको दिख रही है, ये बस ये इतनी फ्री सरफेस पे दिखती है। ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? तो नेक्स्ट है फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, नेक्स्ट हेडिंग अभी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट पेज नंबर 2, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी है सरफेस टेंशन की, कि सपोज मैंने ये कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने लिक्विड रख दिया ऐसा, है ना? दिस इज एनी लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, और ठीक है, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिक्विड ले लिया, तो जो ऊपर की लेयर है इसकी, ये लेयर यहां से इतना, ये ए बी सी एंड डी, ये जो लेयर होती है, इतनी ऊपर की जो लेयर है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है। दिस लेयर, इस लेयर में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? लगभग 8 से 10 मॉलिक्यूल की ये लेयर होती है, ए बी सी डी। सो ए बी सी डी layer is of 8 to 10 molecules। 8 to 10 molecules मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसे 8 to 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो लेयर है ये ABCD।
अब मान लो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इट इज सराउंडेड बाय नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगर आपने कोई वाटर का मॉलिक्यूल या किसी लिक्विड का मॉलिक्यूल लिया, तो आप ये इस तरह से अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से सराउंडेड है और इस पे सभी मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। तो इस पे नेट फोर्स कितना है, यहाँ पर के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना है? सो नेट फोर्स इनसाइड दिस मॉलिक्यूल इज 0। तो यहाँ पर के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स इज 0, नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई मॉलिक्यूल यहाँ कहीं पे आ रहा है, जैसे ये बाउंड्री पे आया, तो भी इस पे नेट फोर्स अभी 0 रहेगा। यहाँ पे इस बाउंड्री का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इस पे भी नेट फोर्स 0 है। लेकिन कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ कहीं पे आ गया है, तो अब इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा? और कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे आ गया बिल्कुल सरफेस पे, तो अब देख सकते हो इस पे तो नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो यहाँ पर के मॉलिक्यूल में भी नेट फोर्स 0, लेकिन जैसे इस लेयर को क्रॉस करके ऊपर आते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इस पे नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे की तरफ, इस पे भी नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे की तरफ, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, इट इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए कि नहीं? तो जैसे ही कोई मॉलिक्यूल CD लाइन को क्रॉस करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो उनपे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे की तरफ लगने लगता है। तो किसी ना किसी को तो सरफेस पे आना पड़ेगा। भाई लिक्विड का जो सरफेस बन रहा है, ये फ्री सरफेस में ना किसी मॉलिक्यूल्स को तो आने पड़ेंगे ना। यहाँ पे ये एयर है एंड दिस इज द इंटरफेस, AB इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड लिक्विड, और ये बाउंड्री होगी यहाँ पे। तो इफ molecules comes in layer A, B, C, D, they experienced net intermolecular force, inside the liquid phase, लिक्विड फेज के अंदर उनपे नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब उनको सरफेस पे आने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सो देयरफॉर they have to do work against intermolecular force, they have to do work against intermolecular force to come on the surface, सरफेस पे आने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क करेंगे वो वर्क जाएगा कहां पे? सो दिस वर्क is stored in the form of surface potential energy, due to this free surface behave like stressed membrane, इसलिए वो जो फ्री सरफेस है स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये जो फ्री सरफेस आपको यहाँ पर की फ्री सरफेस दिख रही है, एक्स्ट्रा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी वाली लेयर होती है। तो ये जो फ्री सरफेस है, दिस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब ABCD is extra surface
पोटेंशियल एनर्जी वाली लेयर होती है, इसलिए इसका बिहेवियर अलग होता है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे लिक्विड के अंदर, यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं है, यहाँ पे लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन 0 है, बट यहाँ पे सरफेस टेंशन है। ये इतनी जगह पे आपको सरफेस टेंशन मिलेगी और लिक्विड के अंदर आपको सरफेस टेंशन नहीं मिलेगी। ये जो लेयर है ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है, यहाँ पे सरफेस टेंशन होती है इतनी जगह पे, ये अंदर सरफेस टेंशन नहीं होती। ठीक है, जैसे आप 10 या 11 मॉलिक्यूल क्रॉस करके नीचे जाते हो लिक्विड पे, सरफेस टेंशन डिसअपीयर हो जाती है। तो सरफेस टेंशन सिर्फ कहाँ पे रहेगी, ये वाली लेयर पे सरफेस टेंशन रहेगी। ये जो एक्स्ट्रा सरफेस पोटेंशियल या एक्स्ट्रा एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो यहाँ पर के मॉलिक्यूल को इधर उधर ट्रेवल करना है तो इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये जो मूवमेंट होते हैं अंदर के मॉलिक्यूल्स के, दैट इज ब्राउनियन मोशन ड्यू टू टेम्परेचर या और दूसरे रीजन से होते हैं। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल यहाँ वहां पे अंदर अंदर घूम रहे हैं तो इनको वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेट इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे 0 है। ठीक है, नेट इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस 0 या नेट इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस के कारण इनके अगेंस्ट में इनको अंदर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इस लेयर से ऊपर आएगा, ये यहाँ पे CD लाइन को जैसे ही क्रॉस करके ऊपर आएगा, इनको इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इनको इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है और यही वर्क यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होता है और इसके कारण ये जो लेयर होती है ऊपर की, ये कैसा बिहेव करती है, डिफरेंटली बिहेव करती है और इस के कारण ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बन जाती है। एंड दैट इज द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। अभी समझ गए या डाउट? If molecule comes in layer ABCD, they experience net intermolecular force inside the liquid phase. So they have to do work against intermolecular force to come on the surface. इसलिए उनको फ्री सरफेस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। समझ गए ना, फ्री सरफेस पे आने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सर जो अंदर फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करने के लिए वो वर्क कर रहा है ना? हाँ ना भाई, सरफेस पे अगर आ रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क तो हो रहा है ना वहां पे। तो मॉलिक्यूल को इंटरमॉलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है ना, समझ गए? तो फिर जो वर्क कर रहा है मॉलिक्यूल सरफेस पे आने के लिए, वो जाएगा कहाँ? तो वर्क जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाता है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे। इसलिए जो सरफेस है ABCD, वहां पे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी होने के कारण वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करने लगता है। अभी समझ गए? हाँ सर। सर वो जो फर्स्ट वाला ड्रॉपलेट है उस पे कैसा होगा? फर्स्ट वाला ड्रॉपलेट नहीं बनाया बेटा मैंने, एक मॉलिक्यूल कंसीडर किए, जैसे जो सबसे अंदर वाला मॉलिक्यूल है ना, वो जो ए के पास वाला, ए और डी के पास वाला सबसे पहला। हाँ, देख जब जो डी की बाउंड्री पे है तो उस पे तो नेट फोर्स 0 लग रहा है, लेकिन जैसे ही उस बाउंड्री को क्रॉस करके ऊपर जाते हैं नेट फोर्स लगने लगता फिर नीचे की तरफ। हेलो, हाँ, है हाँ ना? सर। तो जैसे ही वो CD बाउंड्री को क्रॉस करके ऊपर उठते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल उनको अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो सरफेस पे रहना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे इंटरफेस बन रहा है तो। ठीक है, हाँ, तो सर उस पे नेट फोर्स 0 होगा क्या? कौन से वाले पे? वो जो ए और डी के पास जो सबसे पहला मॉलिक्यूल नहीं जो बनाएगा? पहले वाला बना है, देख यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ऐसा एक अकेला नहीं है। ये एक का मतलब इस बाउंड्री पे जितने भी आएंगे उन सब पे नेट फोर्स 0 रहेगा, और जैसे कोई इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा उस पे फोर्स लगने लगेगा। जैसे कोई बाउंड्री को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, समझ गए? अब इस पे नेट फोर्स ऊपर लगेगा ना फिर। हेलो, हाँ, तो ये मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0, इसके जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0, इसके जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0। तो इस बाउंड्री के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब पे नेट फोर्स 0, लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करके ऊपर उठते हैं उन पे नेट फोर्स नीचे लगता है। तो अब कोई ना कोई जो मॉलिक्यूल है कुछ तो सरफेस पे रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि सब बाउंड्री के नीचे ही आएंगे। तब तो इंटरफेस बनेगी, एयर एंड वाटर की जो इंटरफेस बन रही है, तो इंटरफेस बनने के लिए कुछ मॉलिक्यूल को यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, तो जब वो यहाँ से आएंगे इस बाउंड्री को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर उठेंगे, उनको इंटरमॉलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क
एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होते जाता है। तो अब ज्यादा एनर्जी वाला रीजन हो गया, तो ये जो रीजन है ये ABCD, ये ज्यादा एनर्जी वाला रीजन है, एक्स्ट्रा एनर्जी वाला रीजन है, इसलिए ये कैसा बिहेव करने लगता है, ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, कोई डाउट है अभी इस पे? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स अगर वाटर सरफेस पे डालते हैं तो वो ऑयल कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो सरफेस पे तैरता रहता है। तो हाँ, सर उसके पीछे भी सरफेस टेंशन का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट हैं बेटा, वो है ना, कुछ रीजन उसके। ठीक है, सर कौन से? कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस अभी पढ़ेंगे ना अपन, इस चैप्टर में आएंगी चीजें तो आप सब समझ जाओगे वो सब, है ना। तो सर सरफेस टेंशन का कोई रोल कॉल नहीं है क्या उसमें? है ना, सरफेस टेंशन का रोल कॉल है ना उसके। सरफेस टेंशन के पीछे भी तो यही रीजन है ना, कोहेसिव फोर्सेस रीजन है ना उसका। ठीक है, एक तो डेंसिटी वाला पार्ट है उसमें, ऑयल की डेंसिटी कम होती वाटर से, इसलिए वो इसके ऊपर तैरने लगता है या तैरता है या हल्का रहता है। मान लो तो आधी गिलास में पानी भर दे और फिर ऊपर से आधी गिलास में खाने का ऑयल भर देगे ना, तो वो ऊपर ही तैरेगा, ऊपर जो ऑयल, खाने का ऑयल जो अपना है। ठीक है, तो वो डेंसिटी एक फैक्टर है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो तैरता है उस पर। तो सरफेस टेंशन वहां पे नहीं, वहां पे डेंसिटी वाला पार्ट है, मतलब आप बयान फोर्स उसको बोल सकते हो। ठीक है, हाँ सर। ओके। और कोई डाउट है? क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, कुछ और पूछो इस पे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो, समझ गए क्या? हेलो, Yes, sir. समझ गए इसको? हाँ, sir. तो ये जो ऊपर की लेयर होती लिक्विड की, लिक्विड के फ्री सरफेस की ऊपर की जो लेयर है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है। तो क्यों करती है, ये रीजन यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी पे है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन पे इसकी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये तो हो गया भाई थ्योरेटिकली कि सरफेस टेंशन का रीजन क्या है, किस कारण से सरफेस टेंशन होती है। नाउ पेज नंबर 3, अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। देखो जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वो एक देखो जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये पूरा लिक्विड नीचे तक है ऐसा। तो जो फ्री सरफेस है उस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसे है, ये सब एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, इस तरह से फोर्सेस लगाते हैं। तो ये पूरा की पूरा यहाँ पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ये पूरा ऐसा। समझ गए? ये जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को ऐसा स्ट्रेच करके रखे हैं पूरा। समझ गए? हेलो हेलो, ये ऊपर की जो टॉप लेयर, दिस इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड,
ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है और यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स है इसके, ये एक दूसरे को खींच के रख रहे हैं, यहाँ पे है ना, स्ट्रेच करके रख रहे हैं, और इस पे नेट फोर्सेस नीचे लग रहा था। तो यहाँ पर की ये जो लेयर आपको दिख रही है ऊपर की फ्री सरफेस, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा काम करती है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। एंड अब मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए मैं ये कोई लिक्विड सरफेस लिया, इट इज टॉप व्यू ऑफ लिक्विड सरफेस। टॉप व्यू मतलब अपन ऊपर से देख रहे हैं, तो ये टॉप व्यू है लिक्विड सरफेस का। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ लिक्विड सरफेस। तो इस टॉप व्यू में मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को ले लूं, जैसे रैंडमली ये ऐसे हमने मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, है ना, और हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे इस तरह से फोर्स लगा रहा है। ये इस तरह से, समझ गए अभी? ये ऐसा जो टॉप लेयर है, ये कैसी यहाँ पे आपको स्ट्रेच दिखती है, मतलब ऊपर, ये सरफेस फिनोमेना है बेसिकली। सो सरफेस टेंशन इज द सरफेस फिनोमेना। और ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने कुछ यहाँ पे बनाया, तो आप ये पूरा की पूरा एकदम पास में, लेकिन फोर्सेस के डायग्राम बनाने के मैंने थोड़े दूर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब हमें सरफेस टेंशन अगर डिफाइन करनी है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज PQ इज एनी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस इमेजिनरी लाइन पे, जैसे ये एक मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे PQ, तो इस इमेजिनरी लाइन पे दोनों तरफ के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इस साइड के मॉलिक्यूल्स को इधर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इस साइड के मॉलिक्यूल को इधर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना। ओरिएंटेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप ओरिएंटेशन इसका कैसा लेते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरफ के जो मॉलिक्यूल हैं PQ के लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल राइट साइड के मॉलिक्यूल की अपनी तरफ खींचते हैं, और राइट साइड के मॉलिक्यूल को लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ पुल करते हैं। तो सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करेंगे अपन? इट इज T इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ इमेजिनरी लाइन PQ, और इसके कारण इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं अपन? इट इज द टेंजेंशियल फोर्स on imaginary line drawn on liquid surface per unit लेंथ। तो ये मैथमेटिकली आप ऐसा डिफाइन करते हो सरफेस टेंशन को, ठीक है। सरफेस टेंशन को आप ऐसा डिफाइन करते हो, मैथमेटिकली ऐसा डिफाइन करते हो। तो टेंजेंशियल फोर्स ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन। तो मैथमेटिकली ऐसा डिफाइन करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि भाई आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ही सरफेस टेंशन रहेगी, नहीं भी करोगे तब भी सरफेस टेंशन है, ठीक है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं सर? हाँ सर, अगर हम पानी पे चलना चाहते हैं तो अपन को अपनी बॉडी में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगी? या तो पानी का सरफेस टेंशन बढ़ाओ, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे वेट बहुत कम कर दें अपन, हल्का जितना कम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वेट जितना कम होगा, जैसे वाटर स्ट्राइड का कम होता है ना, तभी तो वो चल पाते हैं। तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को ऐसा डिफाइन करते हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो फोर्स बनाया ना मैंने, जैसे PQ लाइन है,
उस पे दोनों तरफ अपन ने फोर्सेस बनाए, तो लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल को राइट साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते, जैसे सिलाई कर देते अपन, है ना, कपड़ों की। तो और राइट साइड के मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तब तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा बनेगा ना। हेलो, स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे बनेगा, समझ गए कि नहीं? स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे बनेगी? तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे बनेगी, जैसे ये मेरे पास पेपर है, तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे बनेगा? ये खींचोगे ऐसा, तब तो स्ट्रेच रहेगी ना। ये इधर से अपन खींच रहे हैं, ये तब तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये, तो इस इमेजिनरी लाइन पे इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर के, इस साइड के इधर के मॉलिक्यूल को इधर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब जैसे ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको इधर के इस साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, ये ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इस साइड के मॉलिक्यूल को इधर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये स्ट्रेच होती है। तो मैथमेटिकली ऐसा डिफाइन करते हैं, बट जरूरी नहीं कि हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। आप लाइन ड्रॉ करो ना करो, उसकी जो मेम्ब्रेन है, ऊपर की जो लेयर है, वो स्ट्रेच रहती है, उस पे सरफेस टेंशन होती है, लेकिन मैथमेटिकली हम ऐसा लिखते हैं। तो मैथमेटिकली आप ऐसा लिखोगे। एंड अगर हमें फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लिखना है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन लाइन, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ का आप प्रोडक्ट कर दोगे। और यहाँ पे अगर आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, इसका फोर्स का m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L1, तो डायमेंशनल फार्मूला इज m1 L0 T-2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला है यहाँ पे m1 L0 T-2, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप ऐसा डिफाइन करते हो सरफेस टेंशन को। अभी पूछो कुछ, फिर मैं अभी कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं तो और क्लियरिटी आएगी। ये फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, समझ गए? हेलो हेलो, यहाँ पे लाइन एल है ना? हाँ लाइन एल है, लाइन की लेंथ एल है, कोई भी ले सकते हो, किसी भी ओरिएंटेशन में ले सकते हो, ओरिएंटेशन का कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर छोटी लाइन लोगे तो फोर्स की वैल्यू एफ डैश लिख दोगे, बट जो रेशियो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का वो हमेशा फिक्स रहेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, ठीक है। हेलो, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, आगे बढ़ते पेज नंबर। सर हाँ सर, अगर अपन ने अपने बॉडी का वेट सेम रखे बट अपने जो फुट है उसको पॉइंट साइज कर दिया, मतलब वो एक इंटरमॉलिक्यूलर के ऊपर बैठे, तो क्या तभी भी सरफेस टेंशन एक्ट होगा? मतलब समझा नहीं, मतलब अपन ने अपने बॉडी का वेट वैसे ही रखे और वाटर का जितना मॉलिक्यूल होता छोटा सा उतना अपने फुट को कर दिए, तो क्या तभी भी वो फ्लोट करेगा जैसे कि वो इंसेक्ट कर रहा था? अभी आ रहा है एस्टेरॉइड जैसा नहीं ना, उसमें देख एक्चुअल में जो लेयर होती उतनी मजबूत नहीं होती, जैसे ग्राउंड की जो लेयर्स होती बहुत मजबूत होती है, तो हम ग्राउंड में धंसते अंदर क्या नहीं धंसते, क्योंकि ग्राउंड की जो लेयर है या फिर जो आपका सॉलिड बॉडी की जो सरफेस टेंशन होती है बहुत मजबूत होती है, तो हम उसमें नीचे नहीं धंसते। लेकिन वाटर सरफेस में जो सरफेस टेंशन है या लिक्विड की लेयर पे ऊपर जो सरफेस टेंशन होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, या लेयर उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो ज्यादा वेट रहेगा तो वो टूट जाएगी ना, नीचे धंस जाओगे, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अभी इसका एक और आप एग्जांपल ऐसा समझ लेना, जैसे दूध को गर्म करने के बाद देखना उसको छोड़ दो ठंडा होने के लिए, तो ऊपर एक लेयर बनती है प्रोटीन की, इसको मलाई बोलते हैं अपन, है ना। हेलो, अरे देखा कि नहीं? देखा इसको। देखा है, तो अब उसमें तुम उंगली डाल के देखना, अगर ज्यादा ताकत से दबाओगे तो टूट जाएगी वो लेयर, नहीं दबाओगे तो वो धसेगी, थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनेगा बट गीला नहीं होगा वहां पे। तो ऐसा पूरे लिक्विड में होते हैं, बट दैट इज डिफरेंट फिनोमेना। आप प्योर लिक्विड, हम उसमें कोई ऐसा एडिशनल लेयर नहीं बना रहे उसमें, तब भी ऊपर की जो लेयर होती है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा ये काम करती है। तो अब आगे आ रहे हैं, कुछ और टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? मेम्ब्रेन थोड़ी बेंड रहती है ना?
क्या बेटा? सर किसी भी लिक्विड की मेम्ब्रेन थोड़ी बेंड रहती है ना? नहीं अभी बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना उस पे, तो देखो तो मेम्ब्रेन किनारों पे आके थोड़ी सी बैंड होती है, किनारों पे आके बैंड होती है, जैसे यहाँ पे किनारों पे थोड़ी सी बैंड दिखेगी तुमको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसको, ले लिए? Yes. अब सर हाँ बोलो। सर हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती सरफेस टेंशन, मतलब अलग अलग लिक्विड की अलग अलग आएगी। इवन पानी पे भी अगर तुम शक्कर घोल दो, शुगर घोल दो, नमक घोल दो, तो सरफेस टेंशन बदल जाएगी। पानी का टेम्परेचर बदल दो तो सरफेस टेंशन बदलेगी। ठीक है, तो डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो यही लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, impurities एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है। अभी कुछ एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे मान लो एक स्फेरिकल बॉल को, लाइट स्फेरिकल बॉल को आपने लिक्विड के अंदर जेंटली प्लेस कर दिया, तो लिक्विड की जो सरफेस है ना वो बैंड होती है ऐसी। तो यहाँ पे बेटा बायंट फोर्स नहीं ले रहे हम। बायंट फोर्स कब लेंगे? जब ये डूबेगा, तो डूबने के बाद आप बायंट फोर्स लिखोगे। डूबा नहीं है तो सिर्फ सरफेस टेंशन इसको क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। ठीक है, सिर्फ सरफेस टेंशन के कारण ये बैलेंस हो रही है, बायंट फोर्स का कोई रोल नहीं आ रहा है यहाँ पे। दिस इज लिक्विड, और जो वेट है इसका, बॉल का वेट mg कैसा लगेगा? वेट ऑफ द बॉल mg इज नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड जो फोर्सेस आ रहे हैं सरफेस टेंशन के कारण, दिस इज फोर्सेस due to surface tension and this is forces due to surface tension। तो surface tension की जो vertical component है ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस spherical ball को बैलेंस कर रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल अपन एक और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक फिल्म बना दिया मैंने, यहाँ पे लिक्विड फिल्म है कोई, और इस लिक्विड फिल्म पे यहाँ पे एक रॉड हमने ऐसी ले लिया है। ठीक है, दिस इज एनी रॉड, और इस पे एक लिक्विड फिल्म या सोप फिल्म आप बोल सकते हैं, इस तरह से बना दी। दिस इज फ्रेम, और यहाँ पे ये क्या है? इट इज लिक्विड फिल्म, और ये रॉड है AB, और AB की जो लेंथ है ना, इट इज इक्वल टू L, इसकी लेंथ है। ठीक है, तो अब इस पे देखोगे, इस रॉड पे, वैसे तो इधर से भी वायर पे इस पे सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्सेस आएंगे वो इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेस लगेंगे, इस पे फिल्म पे ना दो फेज हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस पे तो ये एक ब्लू पेन से मैंने नीचे की तरफ बनाया और रेड पेन से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्योंकि दो फेज है ना लिक्विड के, लिक्विड फिल्म पे दो फेज है, एक अपर फेज एंड एक, ये अपर फेज हो गई इसकी, इस अपर फेज, और एक इस पे इनर फेज। इनर फेज मतलब समझ गए? दो फेज है यहाँ पे, एक अपर फेज एंड एक इनर फेज। जैसे लिक्विड फिल्म बनी है कोई ऐसी, है ना, दिस इज एनी लिक्विड फिल्म। ये इस तरह से मान लो कोई लिक्विड फिल्म बनी है, तो एक ऊपर की फेज हो गई, एक नीचे की फेज हो गई। तो यहाँ पे ये जो रॉड अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे पेन मैंने लिया, तो इस पेन पे या इस रॉड पे ऊपर से भी सरफेस टेंशन का फोर्स इधर आएगा, नीचे से भी इधर आएगा। और ये क्या होगा? अगर ये वाली जो रॉड है यहाँ पे फ्रेम पे, ये फ्रीली है मूव होने के लिए, तो क्या करेगी ये रॉड? क्या होगा? लिक्विड फिल्म इसको अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब ये इधर चिपक जाएगी आके, है ना। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, net force due to surface tension is force from upper face and force from inner face, दोनों फेस से। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ एक तरफ के लिए प्लस सरफेस टेंशन इनटू लेंथ दूसरी तरफ, दूसरी फेस के लिए, तो टोटल फोर्स कितना आएगा इस पे? 2 टाइम्स
T इंटू एल। तो ये जो रॉड है इतनी जगह पे लिक्विड फिल्म इस पे अंदर की तरफ इसको खींच रही है, और जो टोटल फोर्स लग रहा है इस पे वो किसके बराबर है, 2 इंटू टी इंटू एल के बराबर है। एंड एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस पे मान लो आपने किसी डिस्क को लिक्विड सरफेस पे रखा है और इस डिस्क को आप ऊपर उठाते हो, इस पे एक्सटर्नल फोर्स अगर आप ऐसा लगाते हो तो जो लिक्विड है ये इस तरह का शेप क्रिएट करता है। जैसे ये मान लो कोई डिस्क आपने लिए और इस डिस्क को आप ऊपर उठा रहे हैं लिक्विड के सरफेस से, जैसे एक बॉल को पानी पे डुबो दो और फिर इसको ऊपर उठाओ तो साथ में कुछ पानी भी ऊपर तक आता उठ के, आता है कि नहीं। तो इस पे जो फोर्सेस लगेगा सरफेस टेंशन के कारण ये पूरा सरकमफ्रेंस पे आएगा। तो नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे 2 पाई आर इंटू टी के बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आर इसकी मान लो मैंने रेडियस ले लिया है, तो नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये 2 पाई आर इंटू टी के बराबर लिख रहेगा नीचे की तरफ। ये समझ गए? हेलो, अरे समझ गए क्या? सर फर्स्ट वाले में कैसे लिखेंगे? कौन सा वाला बेटा? फर्स्ट वाले में mg इक्वल्स टू fs कैसे लिखेंगे फिर? नहीं, उसको अब ब्रेक उसमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, उसमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा पहले तो तुमको। ठीक है, एंगल दिया रहेगा ना? क्या एंगल दिया रहेगा ना? हाँ एंगल दिया रहेगा ना, बिना एंगल के कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके जो सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस हैं उसके वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे वेट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अभी समझ गए? हाँ सर वो सेकंड वाला डायग्राम जो लिक्विड फिल्म वाला बना है ना, वो एक बार बुक से फिर से बताओ ना, मतलब अपर इनर में कंफ्यूज हो रहा है, वो रखा कैसे रॉड, वो कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। अच्छा, वो रखा कैसे है? ठीक है, लिक्विड फिल्म ऐसे बनेगी जैसे मेरे पास मोबाइल है ऐसा, ये है ना, ये देखिए सर। अब इस पे ये रॉड अपन ने मान लो वायर के फ्रेम को डुबो के छोड़ दिए, अब अपन ने ये मूवेबल रॉड ऐसी रखी है, तो ये ऊपर वाली लेयर भी इसमें फोर्स लगा रही है ना, इधर खींच रही है ना, और इधर से भी नीचे वाली लेयर भी ऐसी खींच रही है उसको अंदर की तरफ। अभी समझ गए? हाँ सर अब समझ गए। ओके, हाँ बोलो। लिक्विड फिल्म में थोड़ी थिकनेस है ना? क्या क्या? लिक्विड फिल्म में थोड़ी थिकनेस है ना? हाँ हाँ, लिक्विड फिल्म में थोड़ी सी थिकनेस है। थोड़ी सी थिकनेस मतलब कितनी थिकनेस है उसकी? 8 से 10 मॉलिक्यूलर लेयर वाली। अरे एक वायर का फ्रेम बना लेना, उस वायर के फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डुबो देना, तो देख लेना तू किस तरह से थिकनेस आती, कितनी थिकनेस रहती है। ठीक है, ठीक है सर। अभी समझ गए इतना? कोई डाउट अभी? चलो